अभिषेक की शादी ऐश्वर्या से हुई थी। ऐश्वर्या बहुत खूबसूरत थी। शादी के 4 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। फिर जब छोटे भाई अनुराग की शादी हुई तो खुश रहो बेटी, जल्दी ही हमारे घर में खुशखबरी सुनाना। निशा का रंग बहुत काला था, जबकि उसकी जेठानी ऐश्वर्या बहुत गोरी थी। ऐश्वर्या बहुत ही घमंडी और नकचड़ी भी थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। निशा बहुत ही सीधी सादी थी। ऐश्वर्या ने निशा के आते ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी उस पर ही डाल दी। कुछ दिनों बाद एक बार ऐश्वर्या की बहन विद्या जब उनके घर पर आई तो ऐश्वर्या, तेरी देवरानी इतनी काली है, तुम लोगों ने शादी से पहले देखा नहीं था क्या? अरे अनुराग की लव मैरिज हुई है, हम क्या कर सकते थे, उनकी ही पसंद है। दोनों बहनें कहकर हंस पड़ी। निशा ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो बेचारी उदास हो गई। एक दिन जब निशा बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही थी, तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी और उसके झोले में से सामान इधर उधर बिखर गया था। निशा ने उसके झोले में सारा सामान रखकर उसे थमा दिया, उसको बैठाकर पानी पिलाया। उसके हाथों पर चोट लग गई थी तो निशा ने तुरंत अपने रुमाल से उसके घाव को साफ कर दिया और अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर उस पर बांध दिया। आपको कहाँ जाना है? मैं रास्ता भूल गई हूँ। क्या तुम्हें पता है कि शिवनाथ चौक कहाँ पर है? चलिए मैं आपको वहाँ तक छोड़ देती हूँ, मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। निशा ने एक रिक्शा रुकवाया और उसको सहारा देकर बिठा दिया। जब रिक्शा शिवनाथ चौक पहुँचा तो वो औरत उतर गई और उसने निशा को अपने झोले में से एक मस्कारा निकाल कर दिया और बोली, मैं एक जादूगरनी हूँ बेटी, और ये एक जादुई मस्कारा है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। निशा ने वो मस्कारा ले लिया और वो जादूगरनी वहाँ से चली गई। निशा ने घर आकर वो मस्कारा खोलकर अपनी आँखों में लगा लिया। जब दूसरे दिन वो सुबह उठी तो उसने अपना चेहरा आईने में देखा और वो हैरान रह गई और अपने पति से बोली, ये देखिए, मैं तो भाभी की तरह गोरी हो गई हूँ। अनुराग ने निशा को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया और फिर बोला, ये कैसे हुआ? तब निशा ने अनुराग को सारी बात बताई। निशा रोज रात को वो मस्कारा लगाकर सोती। उसकी शादी को लगभग 1 साल हो गए थे। अब उसकी तो दुनिया ही बदल गई थी। निशा माँ बनने वाली थी। जब घर में सबको इस बात का पता चला तो सब बहुत खुश हुए। ऐश्वर्या तो जल भुनकर राख हो गई थी। एक बार उसकी जेठानी की बहन विद्या फिर आई और उसको देखते ही बोली, अरे ऐश्वर्या, ये प्लास्टिक सर्जरी करा कर आई है क्या? अरे नहीं, पता नहीं कैसे ये इतनी गोरी हो गई और अब तो माँ भी बनने वाली है। घर में उसकी इज्जत बढ़ गई है, जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। निशा का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया था। ऐश्वर्या को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। उसने एक दिन निशा को मस्कारा लगाते हुए देख लिया। एक दिन जब निशा किसी काम से बाहर गई थी, ऐश्वर्या सीधा उसके कमरे में गई और उसके जादुई मस्कारे का डब्बा उठाकर अपने कमरे में लेकर चली गई। उसने उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही मस्कारा उसके टेबल पर रख दिया। ऐश्वर्या जब सोने गई तो रात में उसने मस्कारा अपनी आँखों में लगा लिया। जब वो सुबह उठी तो उसके पूरे चेहरे पर लाल लाल दाने निकल गए थे। वो रोते हुए अपनी सास के पास आई और बोली, अरे ये क्या हुआ बहू? ऐश्वर्या ने उनको वो सारी बातें बताई। ऐश्वर्या, जलन की भी कोई सीमा होती है। निशा बेचारी पहली बार थोड़ी सी खुश हुई थी, पर तुमसे तो उसकी खुशी देखी ही नहीं गई। माँ जी, जब से उसने ये मस्कारा लगाना शुरू किया है, हर जगह उसी को सब पूछते हैं। मैं तो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ती। रंग तो मेरा भी गोरा ही था ना। निशा पीछे खड़ी होकर
सब कुछ सुन रही थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से अपने काले होने का तंज झेल रही हूँ। आप मेरी जेठानी हैं। बजाय इसके कि आप मेरा साथ देती, अपनी बहन के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती हैं। मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, काले को काला ही कहेंगे ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है। बहरहाल जादुई मस्कारा उसी के लिए है जिसको वो मिला है। मेरा मस्कारा मुझे वापस कर दीजिए। ऐश्वर्या ने उसका मस्कारा चुपचाप उसे वापस दे दिया। ऐश्वर्या ने अपनी मस्कारे वाली डिब्बी रख ली और उसकी रखी हुई डिब्बी उसे वापस कर दी। ऐश्वर्या दिन रात अपने कमरे में ही पड़ी रहती। डॉक्टर को भी दिखाया पर उसके चेहरे का रंग काला पड़ता जा रहा था। कई महीने बीत गए। एक दिन ऐश्वर्या रोते हुए निशा के पास आई और बोली, निशा, मुझे माफ कर दो। मैं बदले की आग में जल रही हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती रही होगी जब सभी तुम्हारा मजाक उड़ाते होंगे। उसका ये हाल देखकर निशा बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी सिवाय तसल्ली देने के। ऐश्वर्या बिल्कुल बदल गई थी। निशा के साथ मिलकर घर का सारा काम भी करती और उसका ध्यान भी रखती। एक दिन जब निशा सब्जी लेने बाजार जा रही थी तो अचानक वही जादूगरनी उसे फिर से दिखाई पड़ी। वो झट से उसके पास पहुंच गई और उसने उसके पैर छूकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। चलिए आज आप मेरे घर चलिए। मैं आपको अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो निशा, इसीलिए जादुई मस्कारे ने तुम्हारी मदद की। आप मेरी जेठानी ऐश्वर्या को पहले जैसा कर दीजिए। उसको अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। वो बहुत पछता रही है और हो सके तो उन्हें भी एक संतान दे दीजिए। तब उसने अपने झोले से निकालकर एक क्रीम का डब्बा उसे दिया और बोली, उससे कह देना अगर वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ेगी तो इस क्रीम का कोई भी फायदा नहीं होगा। और हाँ, तुम 5 गरीब औरतों को खाना खिला देना। समझ लेना मैंने खा लिया। ये कहकर वो जादूगरनी तुरंत वहाँ से गायब हो गई। जब निशा घर आई तो उसने ऐश्वर्या को वो क्रीम देते हुए कहा, भाभी, आपको अपने आप को बदलना होगा, तभी ये जादुई क्रीम अपना जादू दिखा पाएगी। आपका चेहरा पहले जैसा हो जाएगा और आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा। निशा, मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल दूंगी। बस एक बार मेरा चेहरा पहले जैसा हो जाए और मेरी गोद भर जाए। कुछ ही दिनों बाद दोनों देवरानी जेठानी ने प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। अब दोनों बहुएं प्रेम से रहने लगी। फिर एक दिन, छोटी बहू, तुम्हारी जादुई क्रीम और मस्कारा तो वाकई जादुई है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोनों बहुएं मुस्कुराकर अपने बच्चों को प्यार से दादी की गोद में डालकर अपने कामों में व्यस्त हो गए। रायगढ़ नाम का एक गांव था जिसमें सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। उसी गांव में चांदनी अपनी माँ वैशाली के साथ हंसी खुशी से रहती थी। चांदनी बहुत ही शांत और एक अच्छी लड़की थी, लेकिन दिखने में वो बहुत काली थी। उसकी छोटी छोटी आंखें और लंबी सी नाक थी। उसको कम देखने के कारण बचपन में ही चश्मा लग गया था। चांदनी की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम छाया था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित थी, जिस वजह से उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड आ गया था। चांदनी के पिता मोहन शहर की एक बड़ी सी कंपनी में काम करते थे ताकि वो अपनी दोनों बेटियों की सभी इच्छाएं पूरी कर सकें। जब कभी किसी काम से चांदनी बाहर जाया करती थी तो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। अरे देखो देखो, काली भूतनी चश्मा पहनकर घूमने निकली है। चांदनी उन सभी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती थी। छाया हमेशा चांदनी से लड़ती ही रहती थी और हमेशा अपनी माँ से उसकी झूठी झूठी शिकायत करती थी।
अपनी बेटियों की रोज रोज की लड़ाई देखकर उनकी माँ को बहुत चिंता रहती थी। तभी एक दिन वैशाली बाजार जा रही होती है तो वो अपनी बेटियों से कहती है, मैं कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही हूँ। सोच रही हूँ वहाँ से तुम दोनों के लिए भी कुछ कपड़े खरीद लूँ। अब तुम दोनों ये बता दो, तुम्हारे लिए कौन से कलर के कपड़े लाऊं? अरे माँ, ये भी कोई पूछने की बात है। भूतनी तो सफेद कलर की साड़ी पहनती है ना, तो दीदी के लिए भी सफेद कलर की साड़ी ले आना। माँ देखो ना, ये छाया की बच्ची मुझे हमेशा चिढ़ाती रहती है। मुझे छाया के साथ नहीं रहना माँ, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है दीदी, लेकिन ध्यान रखना कहीं धूप में तुम और भी ज्यादा काली ना हो जाओ। चांदनी गुस्से में बाहर की ओर चली जाती है। बाहर भी लोग चांदनी का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन चांदनी घर से निकलकर मार्केट से सामान लेने के लिए जा रही होती है तो उसके गांव का एक शैतान लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर चांदनी का मजाक उड़ाने लगता है। अरे देखो देखो, ये तो मिस चांदनी है, हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। इसकी सुंदरता का तो क्या ही कहना। उस लड़के की ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हमेशा की तरह चांदनी उन लोगों की बातों को इग्नोर करके मार्केट की ओर जाने लगती है। फिर चांदनी बाजार से फल और सब्जियां खरीदकर अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन चांदनी बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर सभी लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। ऐसा कहकर वो फिर से जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर पास के पेड़ पर आराम कर रही एक परी पेड़ से उतरती है और चांदनी के पास आकर उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस बगीचे में बैठकर क्यों रो रही हो? परी की आवाज सुनकर चांदनी डरने लगती है और डरते डरते इधर उधर देखती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पर एक परी खड़ी है। आप तो किसी परी की जैसी लग रही हो। तुम सही कह रही हो बच्ची, मैं एक परी ही हूँ, लेकिन मैं रानी परी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर आई हूँ। बताओ, तुम इस घने बगीचे में क्यों रो रही हो? क्या हो गया? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। रानी परी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो और मुझे बताओ कि क्या बात है। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। इसके बाद चांदनी परी को सारी बात बता देती है कि उसके पड़ोस के लोग उसे बहुत चिढ़ाते हैं और वो क्यों रो रही है। उसकी सारी बातें सुनकर रानी परी उसे अपने जादू से एक जादुई मस्कारा देती है और उससे कहती है, प्यारी बच्ची, ये एक जादुई मस्कारा है। इसे तुम जैसे ही अपनी आँखों पर लगाओगी, तुम पहले से बहुत खूबसूरत हो जाओगी और कुछ ही दिनों में तुम्हारी आँखों से ये चश्मा भी हट जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस मस्कारे का जादू केवल तुम्हारे ऊपर ही काम करेगा। अगर कोई और व्यक्ति इस मस्कारे का इस्तेमाल करेगा तो इसका जादू उस पर उल्टा हो जाएगा और वो बहुत ही बदसूरत हो जाएगा। चांदनी रानी परी की सारी बात सुनकर हाँ में सर हिलाकर उसका धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचकर चांदनी रानी परी के कहे अनुसार वो जादुई मस्कारा अपनी आँखों पर लगा लेती है। मस्कारा लगाते ही वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। चांदनी अपना ये रूप देखकर खुशी से झूम उठती है और जल्दी से अपनी छोटी बहन छाया के पास जाती है। वाह दीदी, क्या ये आप हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब तुम तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। ये सब कैसे हुआ? मुझे भी तो बताओ। और इस तरह से मासूम चांदनी अपनी छोटी बहन छाया को सारी कहानी सुनाती है। छाया ये सब सुनकर मन ही मन उस मस्कारे को अपना बनाने की ठान लेती है। मेरी प्यारी बहन, मुझे भी तुम्हारी तरह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना है। कृपया मुझे भी अपना वो जादुई मस्कारा लगाने दो ना।
नहीं मेरी प्यारी बहन, रानी परी ने उस जादुई मस्कारे को मेरे अलावा किसी को देने के लिए मना किया है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वो जादुई मस्कारा नहीं दे सकती। छाया को अपनी बहन पर यकीन नहीं होता और वो सोचती है कि उसकी बहन उसे अपने जितना खूबसूरत होने नहीं देना चाहती है, इसलिए वो झूठ बोल रही है। लेकिन छाया ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके वो जादुई मस्कारा लगा कर ही रहेगी। फिर छाया मन ही मन प्लानिंग बनाती है। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मौका मिलते ही मैं वो जादुई मस्कारा चुरा कर अपनी आँखों पर जरूर लगाऊंगी। फिर छाया वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है और इस तरह चांदनी के रोजाना वो जादुई मस्कारा लगाने से उसे बिना चश्मा लगाए ही अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। चांदनी जब कभी भी किसी काम से बाहर जाती तो उसके पड़ोस के बच्चे उसको देखकर आपस में बातें करने लगते और बहुत शर्मिंदा होते कि वो अब उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। तभी चांदनी को वही शैतान लड़का रास्ते पर मिलता है और उससे कहता है, अरे वाह चांदनी, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। ये कैसे हुआ? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो मेरे काले रंग का मजाक उड़ाया करते थे ना। तुम यही समझ लो कि ये सब मेरे अच्छे कर्म और ईमानदार होने का फल है। इतना कहकर चांदनी वहाँ से बाहर की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ छाया चांदनी को घर पर ना देखकर उसके कमरे में घुसकर उसका वो जादुई मस्कारा लगाने लगती है। छाया की मस्कारा लगाते ही वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। छाया अपना ये रंग रूप देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। छाया रो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर चांदनी भी आ जाती है। अरे छाया बहन, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम इस जादुई मस्कारे को मत लगाना। अब देख क्या हो गया ये सब। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कृपया मुझे पहले जैसा बना दो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती बहन, अब शायद तुम जिंदगी भर ऐसी ही रहोगी। लेकिन छाया की ज्यादा माफी मांगने पर चांदनी छाया को माफ कर देती है और जादुई मस्कारे से बोलकर उसे पहले की तरह वापस खूबसूरत कर देती है। इस तरह दोनों बहनें आगे का जीवन हंसी खुशी से गुजारती हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। रतनपुर नामक एक गांव में मिस्टी नाम की एक लड़की रहती थी। मिस्टी दिखने में जरा सांवली थी। मिस्टी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मिस्टी का एक बहुत पुराना सा छोटा सा घर था। मिस्टी गांव वाले लोगों के घर जाती और उनका बचा बुचा हुआ खाना ही खा लेती थी। इसी तरह वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। भिखारन के जैसे जिंदगी गुजारते गुजारते मिस्टी अब 50 साल की हो गई थी। इसलिए अब मिस्टी से लोगों का बचा हुआ खाना नहीं खाया जा रहा था। मिस्टी का भूख के मारे बुरा हाल था। ऐसे ही एक दिन मिस्टी सोचती है कि क्यों ना आज मैं जंगल चली जाऊं और वहाँ से फल तोड़कर ही खा लूं, क्योंकि अब लोगों की सूखी रोटियां मुझसे खाई नहीं जाती है। ये बोलकर मिस्टी जंगल की तरफ चल पड़ी, लेकिन मिस्टी को जंगल में कोई भी फल नहीं मिला। आखिर में भूख के मारे मिस्टी जंगल में ही बैठ गई। मिस्टी वहाँ ही बैठी होती है कि तभी मिस्टी के पास एक कबूतर आकर गिर पड़ती है। मिस्टी जैसे ही ऊपर देखती है तो एक खौफनाक कौवा उस कबूतर पर हमला करने आ रहा होता है। मिस्टी जल्दी से एक पत्थर उठाकर उस कौवे को मार देती है और कौवा वहाँ से वापस उड़ जाता है। फिर मिस्टी कबूतर से प्यार करती है और अपने पास रखा हुआ पानी उस कबूतर को पिला देती है। तभी वो कबूतर एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाता है। मिस्टी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने उस शैतान से मेरी जान बचा ली। वो कौवा हमारे दुश्मन राज्य शैतान लोक का राजा था, जो कौवे के रूप में मुझ पर हमला करना चाहता था और तुमने मुझे उससे बचा लिया। बताओ अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। उसके बाद मिस्टी परी से बोलती है, अब मैं गांव वालों का बचा हुआ खाना तो खा नहीं सकती, क्यों ना मैं परी से कोई जादुई चीज बोलूं जो मुझे रोज ताज़ा ताज़ा खाना दे सके,
जिससे मैं अपना पेट भरकर जिंदा रह सकूं। फिर परी अपनी जादुई शक्ति से मिस्टी को एक जादुई लहंगा दे देती है। ये एक जादुई लहंगा है मिस्टी। ये लहंगा पहनते ही तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाओगी और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। याद रखना, इस जादुई लहंगे को उतारते ही तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी। इसलिए जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी तुम खुशी से गुजारो। फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है और परी के जाते ही मिस्टी वो जादुई लहंगा पहन लेती है। मिस्टी के जादुई लहंगा पहनते ही मिस्टी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाती है। फिर मिस्टी खुशी से अपने गांव की तरफ चल पड़ती है और अपने घर पहुंचकर मिस्टी देखती है कि उसका घर एक आलीशान महल में बदला हुआ है। मिस्टी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने महल के अंदर चली जाती है। अगले दिन गांव के लोग महल के बाहर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं कि लगता है वो भिखारन अपनी झोपड़ी किसी राजकुमारी को बेचकर यहाँ से चली गई है। मिस्टी अपने महल में खुशी से रहने लग गई। एक दिन एक राजकुमार मिस्टी के महल के पास से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर मिस्टी पर पड़ जाती है। राजकुमार मिस्टी को देखकर बोलता है, अरे इतनी सुंदर लड़की तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। राजकुमार को मिस्टी से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है और वो मिस्टी को उससे शादी करने के लिए बोलता है। मिस्टी राजकुमार से शादी के लिए राजी हो जाती है। इस तरह उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन मिस्टी अपने बारे में सब कुछ राजकुमार को नहीं बताती है। फिर मिस्टी और राजकुमार एक शानदार महल में हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। एक दिन मिस्टी अपना जादुई लहंगा उतारकर नहाने के लिए चली जाती है। तभी मिस्टी की कामवाली मिस्टी के कमरे में आ जाती है और कमरे की सफाई करने में लग जाती है। उसके बाद वो मिस्टी का लहंगा उठाकर समेट देती है। फिर जब मिस्टी नहाकर कमरे में वापस आती है तो उसका शरीर पहले जैसे 50 साल का नजर आ रहा होता है। वो जल्दी से अपने लहंगे को इधर उधर ढूंढने लगती है लेकिन उसे वो लहंगा कहीं भी नहीं दिखाई देता। तभी राजकुमार कमरे में आ जाते हैं। अरे तुम कौन हो? हमारे कमरे में तुम क्या कर रही हो? मिस्टी राजकुमार को सामने देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो राजकुमार से कहती है, राजकुमार, मैं आपकी मिस्टी हूँ। क्या? मेरी मिस्टी? मेरी मिस्टी इतनी बूढ़ी नहीं हो सकती है। राजकुमार, आप बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अपना लहंगा पहनकर अभी आई। फिर जब मिस्टी अपना जादुई लहंगा पहनकर राजकुमार के सामने आती है तो राजकुमार अपनी मिस्टी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मिस्टी से इस बात का राज पूछने लगते हैं। फिर मिस्टी सोचती है, लगता है मुझे अब राजकुमार को सब कुछ सच सच बताना होगा। उसके बाद मिस्टी राजकुमार को अपने जादुई लहंगे की सारी बात बता देती है और फिर जोर जोर से रोने लग जाती है। राजकुमार, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी ये बात आपसे छुपाई। राजकुमार, क्या आप मुझे अब छोड़ देंगे? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ राजकुमार। नहीं मिस्टी, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। तुम जैसी भी हो तो मेरी मिस्टी ना। वो प्यार ही क्या जो वफा ना करे। फिर उस दिन के बाद से मिस्टी अपने राजकुमार के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।